अगर एक सिंपल अल्फाज में इस बजट को पेश करना होना तो ये एक टैक्स वाला बजट है जिसमें हुकूमत जो है वो सारा कुछ जो है वो आवाम से इकट्ठा कर रही है। जितना उसका खसारा है, जितना उसने आगे पैसा चाहिए हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए, वो सारे का सारा वो टैक्स से, आवाम को दिए हुए टैक्स से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे सामने जो डाटा मौजूद है, इन्होंने 415 बिलियन के टैक्स लगाए हैं आवाम के ऊपर, 415 बिलियन के। और इसके ज़रिए ये 2.2 ट्रिलियन जो है टैक्स के ज़रिए जो है ये पूरा करेंगे, 400 बिलियन के टैक्स लगा के। सब्सिडीज़ यानी जो हुकूमत यानी कि आवाम को जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया करती है वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, वो 120-80 बिलियन के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम के ऊपर ऑलरेडी 80 रुपये हम लेवी दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, उसका इन्होंने टारगेट जो बनाया वो है 1.47 ट्रिलियन। और इसका मतलब ये है कि 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी लगाएंगे ये पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के ऊपर मजीद। इसके अलावा हुकूमत ने जो मिडिल क्लास, तनख्वाहों की तो बात ही छोड़ दें भी आप, जो मिडिल क्लास की ट्रांसपोर्ट है उसको भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा भाई लग्जरी को तो छोड़ते हैं, जो 850 सीसी की एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी लेता है, उन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो 9 बिलियन रुपए की लेवी लगाई और टैक्स बढ़ा के जो है 12.5 से 18% कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मंगवाई गई हर चीज़ जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं, वो कपड़े हैं, जो हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर पहले टैक्सेशन नहीं थी, अब हुकूमत जो है उसने कह दिया कि जी क्या एम्पलीफायर, क्या प्रोजेक्टर, क्या बेकरी की मसनूआत, क्या कोई कॉफ़ी जो आपकी एक तो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो ऑनलाइन आप मंगवाएंगे उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है, कोरियर सर्विस जो है वो कलेक्ट करेगी, विद होल्डिंग टैक्स अलग है, GST टैक्स अलग है, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब पे हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। अब हैरानगी की बात यह है कि ये इतने टैक्स जो लगाए गए हैं ये क्यों लगाए गए हैं? मतलब क्या और कोई हुकूमत के पास तरीका नहीं था अपने गवर्नेंस को या हुकूमत के निज़ाम ज़िंदगी को चलाने का? तो अगर तो कोई और तरीका ना होता तो फिर तो हम कहते हैं यार बिल्कुल ठीक है भाई, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने नेशनल फिस्कल एक्ट में ये लिखा और IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी किस्म के सूबाई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं देगी, अवाम के लिए अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए और सूद के कर्जे वगैरह उतारने के लिए पैसे लगाएंगे। इन्होंने इसकी कमिटमेंट की वायलेशन भी की, सिर्फ पीपल्स पार्टी को और इत्तेहादियों खुश करने के लिए। इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये काम यानी कि ये पैसा जो आपको बताने लगा हूँ, ये अगर ये ना दें सूबों को या पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए ना दें तो टैक्सों की मद में बहुत कमी हो सकती थी। 1 ट्रिलियन रुपए, 1 अरब रुपया जो है वो हुकूमत सिर्फ दे रही है पार्लियामेंटेरियंस को और सूबाई हुकूमतों को उनके डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चलने के लिए। और ये अगेन मैं बता दूं कि IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट है उसकी ग्रॉस वायलेशन में हुकूमत ये कर रही है। सिर्फ क्या कि वहाँ पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब ये खुश रहें, उन प्राइम मिनिस्टरशिप ना जाए, इत्तेहादी कायम दायम रहें, इधर से पार्लियामेंटेरियन खुश रहें और नदी और नालियाँ वगैरह सड़कें बनाते रहें। बाढ़ में गई एजुकेशन, बाढ़ में गई अवाम, बाढ़ में गया सब कुछ, गुर्बत, महंगाई, इसको छोड़ें आप, इनको दें आप। अब इन्होंने पार्लियामेंटेरियन खुश करने के लिए 25 बिलियन तो लास्ट टाइम बजट में था, बाद में 50 बिलियन कर दिया था डेवलपमेंट का, जो गलियां वगैरह बनवाते हैं, सड़कें वगैरह, वो कर दिया इस बजट का 70 बिलियन, 172% इजाफा है। पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए 83 बिलियन से डेवलपमेंट बजट इन्होंने 106 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो कि 28% इजाफा है। ये सब कुछ ये कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए। अवाम पर टैक्सेस लगें, अवाम टैक्सेस में मरें, गरीब मजीद गरीब तर हो, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी मैनेजमेंट पॉलिसी है। और उसके अंदर उन्होंने और जो काम दिखाया है, इन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियंस को तो खुश करना है, पीपल्स पार्टी को भी खुश करना है। पीपल्स पार्टी इकॉनमी के जो बदहाली है अवाम के ऊपर, उस जुर्म में बराबर की शरीक है इनके साथ। मैंने कहा इसलिए बता दूँ खुल के ज़रा। इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट जो है 14.3 बिलियन रिड्यूस कर दिया, उसमें 10 बिलियन कमी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी वालों की तो आप सड़कें बनाए ना, उनके तो इंस्पेक्टेशन पूरी करें। IT इंडस्ट्री यानी दुनिया IT की तरफ जा रही है, IT पे टैक्स तो लगाया इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्होंने उसको भी रिड्यूस कर दिया। उसके बजट को 32% कमी की है, 16.2 बिलियन कर दिया उसको। एजुकेशन पे कट लगाया इन्होंने, HEC को इन्होंने 40 बिलियन ऑलमोस्ट हुकूमत पहले इन्होंने मुख्तस किया था लास्ट बजट में, अब इन्होंने कर दिया उसको 21.5 बिलियन, यानी 35% कमी जो है। जिस मुल्क की परसेप्शन में हायर एजुकेशन को
35% कम करना हो तो आप सोचें वो हुकूमत और वो गवर्नमेंट के और वो मुल्क क्या होगा। फिर बड़ा कहा गया कि जी वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग इस मुल्क से जा रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या कि वो जितने हमारे दिमाग वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेशनल उसके अंदर हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक फ़ाइन लगाया था हाईएस्ट इनकम का 10%। इन्होंने कहा वज़ीर ख़जाना ने, जनाब हम ब्रेन ड्रेन रोक रहे हैं, वो 10% फ़ाइन को हम कम कर देंगे 9% फ़ाइन पे, और कोई छूट नहीं देंगे। मुझे नहीं पता इससे किस तरह जो है वो ये ब्रेन ड्रेन रुकेगा। फिर बिजली मज़ीद महंगा करने का प्लान है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। हुकूमत ये सोच रही है कि 1275 अरब रुपए का कर्ज जो है ना वो कमर्शियल बैंक से उठाए। वो पूरा किस तरह होगा, वो आपको और मुझे बिल का इजाफी, अभी हम 10% सरचार्ज अगर दे रहे हैं, ये गर्दिशी कर्जा मैनेज करने के लिए हुकूमत कर रही है, तो हुकूमत के ऊपर लिमिट है कि वो एक हद से ऊपर जा नहीं सकती। अब ये नई कानून साजी प्लान की जा रही है जिसके अंदर हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया जाएगा वो जब चाहे जितना चाहे बिजली का सरचार्ज में इजाफा कर सके। और जो प्लान बन रहा है वो ये कि नेपरा एक्ट के अंदर तरमीम की जाए और हुकूमत को ये इख्तियार दिया जाए, और उसके बाद जो प्लानिंग है उसके तहत 3 रुपये 23 पैसे मज़ीद सरचार्ज की मद में जो है वो बिजली को महंगा कर दिया जाए। इससे जो है 1275 अरब रुपया जो है हुकूमत कमर्शियल बैंकों से जो लेगी उसको उतारने के लिए मद में यूज़ होगा। ये हुकूमत की प्लानिंग है जनाब। ये हुकूमत ने बजट दिया है। मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद है, अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, मुस्तफा नाज खोकर साहब मौजूद हैं। तारिक फजल साहब, समझ नहीं आया कि इतनी क्या आफत आ गई थी कि सड़कें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनानी, पीपल्स पार्टी को, इत्तेहादियों को प्राइम मिनिस्टरशिप रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये अवाम पे जो आपने टैक्सेस लगाए, ये 1 ट्रिलियन जो आपने लगाया डेवलपमेंट के ऊपर, ये बहुत ही ज़रूरी था ऑब्लाइज करना पार्लियामेंटेरियंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने अपनी जो बड़ी मुफस्सल इब्तदाई गुफ्तगू की है उसमें मुझे 2 बुनियादी एतराज़ात हैं। जी जी। पहला एतराज़ तो ये है कि आपने पूरा अपनी गुफ्तगू में ये तासुर दिया है और ये बयान किया है, तासुर नहीं दिया, ये बड़ी फर्मनेस के साथ बयान किया है कि इन्होंने ये किया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ये हो गया, डन डन डन, ये फ्रेज़ आपने इस्तेमाल किए हैं। ये हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। सबसे पहली बात तो ये है, बजट अभी, जी हक़ाइक़ बड़ी सिंपल बात यह है कि बजट अभी कौमी असम्बली में और सेनेट में प्रेजेंट हुआ है। अभी इस पर तफसीली बातचीत होनी है और ये पाकिस्तान की तारीख में ये आप यही करने जा रहे हैं ना, आपकी मंशा तो यही है। ठीक है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सर आप मुझे बात तो करने देना। इमरान भाई मुझे 2 मिनट, आपने कम से कम 10 मिनट बात की। ठीक है सर, ठीक, यू बिल्ड योर केस। अच्छा ठीक है, मुझे आप 4 मिनट दे दें, क्योंकि ये आप मेरी बात को काटें कि मैं नहीं कर सकता। सर पूरा कर ले तारिक भाई। तो मैं सर ये गुजारिश कर रहा था, अल्लाह आपको मिनिस्टर ना बनाए कभी, आप बहुत नाजुक मिजाज हो गए, मिनिस्ट्री तो छीन ली जाए आपसे वापस। जी जी सर, सॉरी। पहली हमारी एक गवर्नमेंट है जी कि जो बजट को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ फाइनेंस में लेके जा रही है, माशाअल्लाह, जिसमें पार्लियामेंट में मौजूद हर पार्टी की नुमाइंदगी है इंक्लूडिंग अपोजिशन। ये बजट वहाँ से पास होगा, थ्रैश आउट होगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में जाएगा और फिर ये वहाँ से थ्रैश आउट होगा, पास होगा और फिर ये असेंबली में दोबारा आएगा और सारी डिबेट इस पे असेंबली में भी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्टैंडिंग कमेटी में किस तरह प्रेजेंटेशन है पार्टियों की? एंड पे होगा। नंबर्स तो बताएं जरा क्या है, मतलब पीपल्स पार्टी की अर्ज करता हूँ ना, अर्ज करता हूँ मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो प्रेजेंटेशन उनकी जो असेंबली में तादाद है उसके मुताबिक है। अब ये बात है दूसरी कि देखें, ये बात कहना जनाब कि MNAs को फ़ंड, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MNAs को कोई फ़ंड नहीं दिए जाते, बिल्कुल ये बात क्लियर रखें। हाँ, जो फ़ंड डेवलपमेंट की मद में आपकी सूबाई हुकूमतों को दिए जाते हैं, वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फ़ंड दिए जाएँ और वो MNA से ये पूछ रहे हैं कि जनाब गली अगर हमने 10 बनानी है तो उसमें प्रायोरिटी आपका ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर कौन सी है, इससे ज़्यादा MNA MPAs की से नहीं है डेवलपमेंट फ़ंड्स में, उन्हें कोई डेवलपमेंट फ़ंड नहीं दिया जा रहा। ये भी बड़ी प्रॉपर एक हकीकत है। और अब जो फ़ंड्स दिए जाते हैं उसे कहते हैं SDGs, वो MNA MPA के फ़ंड्स नहीं होते। तीसरी बात ये है जी कि जितना आपको आवाम की आपकी गुफ्तगू से लग रहा है और यकीनन है भी, तकलीफ है, पाकिस्तानी है, तकलीफ है, जी तकलीफ है, हमें भी अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी तकलीफ ज़रूर है माशाअल्लाह। बासियत डॉक्टर तारिक फजल भी, बासियत गवर्नमेंट भी, कतई तौर पे कोई भी गवर्नमेंट, मैं इसको ज़रा ज़्यादा ब्रॉड कर देता हूँ, ये नहीं चाहेगी कभी भी कि वो आवाम को तंग करे, उनका जो है वो अरसा याद तंग करे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करे।
कम से कम हमने कोशिश की है कि सैलरीड क्लास को टैक्स लगाएं। उसके अलावा जो टैक्स नेट में लोग मौजूद हैं उन्हें मज़ीद स्क्वीज़ करने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाएं। उसके अलावा देखिए हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस है ना। आपके पास 17 ट्रिलियन कितना आपके पास टोटल है, आपने उसमें डेट सर्विसिंग कितनी करनी है, कर ले सर, कर ले, बोल ले, फिर मैं बोलूंगा। उसमें अपनी ठीक है, जो बाकी जितने 3 मिनट हो गए, जितने शोबे आपने बताए हैं इसमें कितने कितने पैसे आपने देने हैं। जी जी। और उसके बाद इस वक्त हमारे ऊपर जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, ज़ाहिर दिफा को भी आपने पैसा देना है, और वो भी कोई इतना नहीं है कि हम कहें कि हमने कोई डबल ट्रिपल कर दिया है, कोई नहीं, अगर इजाफा होगा तो थोड़ा बहुत ठीक है सर। ये चीज़ें सारी फाइनल आपका पॉइंट आ गया 26-27 जून को। उससे पहले ये सारी प्रोपोजल्स हैं और इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब सर आपके प्रोग्राम 1 by 1 से पहले अभी मुझे बाहर एक बंदा मेरे, उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी तनख्वाह में इजाफा बड़ा कम किया है। मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा भाई ये प्रोपोजल्स हैं, आपने जिस तरह मुझे अप्रोच किया है, बेशुमार लोग अपनी तजावीज़ देंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे और आगे जाके इंशाल्लाह अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अमेंड किया जा सकता है ज़रूर करेंगे। अब आप बताएं सर 1 by 1। पहली बात तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में तासुर देने की कोशिश नहीं की, ना मैं अक्सबाज हूँ। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आप गरीब दुश्मन ना होते और आपको अगर वाकई तकलीफ होती आपसे मुराद आपकी हुकूमत को, तो जो इस मुल्क के हालात हैं, एक घर मकरूज हुआ हो ना, जिस तरह IMF ज़्यादा मुल्क है, ये UAE ज़्यादा मुल्क है, ये चाइना का लोन ज़्यादा मुल्क है, तो वहाँ के वफाकी वज़रा जो हैं उनकी तनख्वाहें ओवरनाइट जो है 5-5 लाख रुपया नहीं भरती। अगर इस हुकूमत को बहुत तकलीफ हो आवाम की और आवाम के ऊपर टैक्सों का उन्होंने बोझ इतना डाल दिया है, वहाँ स्पीकर की जो है तनख्वाहें भी इतनी ओवरनाइट नहीं भर जाती कि 13 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट जो है तज़ीन और आराइश का या वज़रा के जो ठहरने की जगह हैं, जो आपका मिनिस्टर इनक्लेव, वो भी नहीं भरता। रहे टूटे हुए घर में क्या हो गया मेरे भाई, इस्लामाबाद का प्राइम लोकेशन है आप लोगों के पास, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, क्या तज़ीन और आराइश के लिए 1 रुपया भी हराम है उसके ऊपर लगाना, जो मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है। अगर आपको तकलीफ होती, दिफा पे आपने अभी भी बहुत कम खर्च किया है, उस पर तो आ जाते बात। तीसरी बात सर, आखिरी बात सुन लें, आप दीजिएगा जवाब। आप जो कह रहे हैं ना कि आप लेके जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, तो मेरे भाई वहाँ पीपल्स पार्टी को तो आपने अपने साथ मिलाया हुआ है, बाकी तो सारे माइनॉरिटी में। और ये सारे जो आपने अवाम पे टैक्सेस लगाए हैं और आपने एजुकेशन मिनिस्टर HEC को काटा है, IT दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपने उसको काटा है, आपने हेल्थ मिनिस्ट्री को काटा है, ये आपने पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए किया है। वो तो आपसे पहले इस बजट को मंजूर करेंगे, तो ये आप क्या बता रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में जाकर कोई बड़ी ऑपोजिशन हो जाएगी, उन्हें खुश करने के लिए, अवाम को जलील करने के लिए तो आपने बजट दिया ये वाला, तो वो तो आपके साथ खड़े होंगे मेरे भाई। जी फरमाएं। अब मेरी जी गुजारिश ये है, किसी पार्टी को खुश करने के लिए बिल्कुल ये बजट नहीं बनाया गया, ये हमारी जो महदूद वसाइल थे उनको सामने रख के बनाया गया है, और मज़ीद इसमें जो चीज़ें दुरुस्त करने वाली हैं ज़रूर करेंगे। ये देखेंगे, मैं आपके जब बजट मंजूर होगा उसके बाद भी मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कितनी चीज़ें प्रेजेंट हुई थी और कितनी इसमें बेहतर हुई हैं। मिनिस्टर्स एनक्लेव की जो आपने बात की है, मिनिस्टर्स एनक्लेव के लिए इसमें 1 रुपया नहीं रखा गया। जो पैसा रखा गया ना, जो आप कह रहे हैं कि मैंने कि उनकी रिहाइशों के लिए 2010 से यार प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए 75 करोड़ रुपया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए 80 करोड़ रुपया, मतलब क्या चाहिए उसकी, तो बड़ा खूबसूरत ऑफिस है यार। और क्या कर रहे हैं आपने, क्या लगाना है वहां पे? बिलियन रुपीस रखे गए हैं, जी मेरी वो बात तो मुकम्मल होने देना। जी बिलियन रुपीस रखे गए हैं। 2010 में हमारे लॉजेस की एक्सटेंशन होनी थी, MNS की तादाद ज़्यादा है, अवेलेबल लॉजेस कम है। एक ब्लॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू था 2010 में। ये तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका हूँ कि हम लोगों की नालायकी है कि 2010 में शुरू हुए हमारे 125 अभी तक हम अपने अपार्टमेंट्स मुकम्मल नहीं कर सके। ये पैसा उनके लिए है, अपग्रेडेशन के लिए नहीं है। मिनिस्टर कॉलोनी के जो पॉइंट आ गया सर आपका, अवाम के सामने आपकी बात भी आ गई, मेरी बात भी आगे चलते हैं। अब जरा आगे चलते हैं। दूसरी बात तनख्वाहों की, जी तनख्वाहों की मैं उस पर आ जाता हूँ, मैं आखिरी बात कर देता हूँ। तनख्वाहों की जो बात आपने की है, पिछले 15-16 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी MNS की। अगर उनमें वही इजाफा लगाएं कि जो कि 15-16 साल में परसेंटेज होती रही है 5%, 10%, उससे ज्यादा MNS को क्या जरूरत तनख्वाहों, मैं समझता हूँ उन्हें वापस होना भाई अमीर लोग हैं हमारे, वापस होना चाहिए। मैं हमारे MNS को फुकरे थोड़ी हैं यार, भाई मैं आपकी बात तो अवाम है यहाँ की जो आपको MNS या MPs बनाती है। मैं आगे चलता हूँ सर। बहरहाल ये डिबेट अवाम के सामने आ गई, लेट देम डिसाइड कि मैंने कोई गलत तासुर दिया या आप बहुत अवाम हमदर्द है। अहमद अवैस साहब, मुझे बात समझ नहीं आई कि इतना सीरियस बजट इजलास, कभी तो आप सीरियसनेस शो कर दिया करें, दिखाएं यार। वहाँ पे मुल्क की किस्मत का फैसला हो रहा है फाइनेंशियल, और ये वहाँ क्या कर रहे हैं PTI वाले, दिखाएं यार।
ये एहतजाज ये डिपिक्ट कर रहा है कि हुकूमत अपने आप को कह रही है इकोनॉमिकली एक स्टेबल पोजीशन पे आ गए हुए हैं, तो इमरान खान की क्योंकि रिहाई के इम्कानात बिल्कुल जीरो हो गए इस बजट के साथ, इसलिए आप इतना फ्रस्ट्रेट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वरना चुप करके सुन लेते स्पीच, फिर बात करते हैं वैस साहब, और बजट पे भी आप बात कर सकते हैं। योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी अभी गुफ्तगू आपकी मैंने सुनी है, और देखिए इसमें आज तो आप खुश होंगे मुझसे। देखिए इस बजट को नहीं, मैं आपसे वैसे खुश रहता हूँ, लेकिन आपकी बात पे तनकीद भी करता हूँ तो हेल्दी शक्ल में करता हूँ। कभी मैंने किसी और नीयत से तनकीद नहीं की। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स आल्सो सर। अब देखिए बात ये है कि ये बजट जो है ना, इसमें वो थोड़ी सी जो आपने पॉइंट आउट की है उसको छोड़ें तो मैं आपको और बताएं सर। दो एस्पेक्ट, दो साइडों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। एक तो एक बिल्कुल अपर क्लास जिन्होंने पाकिस्तान से निकल के यहाँ की दौलत के साथ ही ऑब्वियसली बैरून मुल्क बेतहाशा प्रॉपर्टीज बनाई हैं। पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ है तो मैं तो फिगर ज़्यादा बताया करता हूँ और राइटली सो, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन को आप 25 करोड़ में से आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट तकरीबन 12 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुतात अंदाजे के मुताबिक। बिल्कुल, ये तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। अब ये बजट को आपने, अच्छा आप बताइए, बजट को सामने रखा है आपने, सिर्फ 13 करोड़ को लोगों को सामने रख के बजट बनाया गया है। 13 करोड़ में से भी वो अपर क्लास को भी अलग कर दिया गया, और वो लोअर क्लास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज उसको भी अलग कर दिया गया। तो 13 साढ़े 13 करोड़ के लिए आपने जो बजट बनाया जी, उसमें आपने कोई किसी ने एक लफ्ज़ और एक जहाँ ट्रिलियंस का आपने पार्लियामेंटेरियन के लिए खर्चा रख दिया, उनके मुराद के लिए, उनकी बजट्स के जो उनके जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए जी, उनकी तनख्वाहें राइट एट द टाइम जिस वक्त जंग हो रही थी तो 140% जो है इन्होंने कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ा दी। इन सारी चीज़ों को आप सामने रखिए तो क्या वो लोग जो हैं, और फिर आपने देखिए कोई, आप बताइए, इसका मतलब है कि मुल्क को तरक्की के मतलब कोई नहीं सोच रहा। सोचना होता तो आपको अगली जनरेशन का सोचना था, और अगर अगली जनरेशन का सोचेंगे तो आप तालीम के ऊपर देखेंगे कि तालीम के ऊपर आईटी में भी देखेंगे, आईटी को भी रिड्यूस किया है, उसमें तो टैक्सेस लगा दिए, बल्कि आईटी में भी रिड्यूस कर दिया इन्होंने। ठीक, उसमें भी रिड्यूस कर दिया। और फिर उसके बाद देखें, अब ये जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताइए वो इंसान हमारी तरह, उनके जज्बात हमारी तरह, उनका खून हमारी तरह, हर चीज़ हमारी तरह, और ये टैक्स जब आपने इंटरेस्ट टैक्सेशन बढ़ा दी, मिनिमम वेज भी नहीं बढ़ाया गया, उसमें भी मारे गए, मिनिमम वेज भी नहीं बढ़ाया गया। नहीं जी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर तो अभी पेट्रोल का ये बता रहे हैं, अभी आपने सुना हर चीज पे सर, हर चीज पे, अभी जो हवा के अलावा हर चीज पे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया वैसा, आपका पॉइंट आ गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जी जी, मैं नहीं, एक मिनट, मैं आपके सामने अब ये अर्ज कर रहा हूँ कि कभी सोचें कि वो इंसान जो हैं वो जिंदगी कैसे गुजारेंगे। कभी हुकूमत, इसको आप नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं कह सकते हैं और इसको इलेक्टेड हुकूमत भी नहीं कह सकते हैं। नुमाइंदा हुकूमत जो है अवाम का ख्याल करती है। हमारे यहाँ पे हुकूमतें आती रही इससे पहले भी, वो उसको आप इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कह सकते थे, लेकिन नुमाइंदा हुकूमतें वो भी नहीं थी। ठीक है, और ये तो इंतहा हो गई है, ये इलेक्टेड भी नहीं, नुमाइंदा भी नहीं। ये तो बड़े सख्त एक हम जी, ठीक है सर, एक खतरनाक किस्म के हम जो है हालात को सामने रख रहे हैं, और ये लल बिफोर स्टॉर्म है। और खुदा आपका पॉइंट आ गया, आगे किस तरीके से ये वॉल्केनो, सर आपका पॉइंट आ गया, आपका क्या हालात होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुस्तफा भाई, आपसे दो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, दूसरा पॉलिटिकल है, पहला बजट पे है। मुझे बताइए कि मैं भी आई करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि आप खुद सेनेटर रहे, आप खुद अभी भी बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। ये जो एतराज़ किया जा रहा है सिर्फ अकेला मैं नहीं कर रहा, ये बहुत से बड़े क्रिटिक्स हैं जो कर रहे हैं इसके ऊपर कि इन्होंने IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रोविंशियल बजट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी वायलेशन की। इनको इतना ज़्यादा डेवलपमेंट पे पीपल्स पार्टी खुश करने के चक्करों में ज़रूरत नहीं थी पैसा लगाने की। इस दिस रॉन्ग क्रिटिसिज्म, और बजट पे आपका अपना एनालिसिस पे पॉलिटिकल सवाल भी साथ ही करूँगा। पहले योर टेक ऑन इट सर। जी शुक्रिया कामरान भाई। इस दिन को हम बड़े एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हमेशा और पिछले 1 साल से 1.5 साल से हुकूमत का जो बयानिया था मुसलसल,
वो ये था कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और मईशत ख़तरे से बाहर आ चुकी है, और अगर मईशत मुस्तहकम हुई है, ख़तरे से बाहर आई है, तो फिर नतीजतन कुछ ना कुछ तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। लेकिन हमने जो ये बजट देखा ये मायूस कुन था, इसके अंदर रिलीफ भी नहीं है, इसके अंदर टैक्सेशन मजीद बढ़ा दी गई है। और अब अगर हम देखें जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़े दो तबकात हैं जिनकी कमर टूट के रह गई है, वो तनख्वाहदार तबका है, मिडिल क्लास है आपकी, और दूसरा आपका किसान है। ज़राअत आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। पहला जो तबका है तनख्वाहदार तबका, सैलरीड क्लास जो है, आपने उनको जिसकी लाख रुपया तनख्वाह थी उसको सिर्फ महीने का आपने 2000 रुपये उसकी टैक्स कम किया है। जो इसी तरह जिसकी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह थी उसको आपने 4,000 रुपये कम किया है, और जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी, अब ये वो तबका है जो सैलरीड तबका जो सबसे बड़ा तबका है, उसकी आपने सिर्फ 5,500 डिक्रीज किया है आपने उसकी तनख्वाह में टैक्सेशन में। तो ये इतनी बड़ी सखावत जो हुकूमत ने दिखाई है, ये सखावत अपने पास ही रखते। ये रिलीफ जो हम 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी मईशत मुस्तहकम हो गई और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसका रिलीफ तो कम से कम लोगों को और तनख्वाहदार तबके को तो मिलना चाहिए था। दूसरी बात, जो आपका ज़राअत आपकी तहस नहस हो चुकी है इस वक्त, आपकी सारी बड़ी फसलें बहरान का शिकार हैं, किसान आपका सड़कों पर आ चुका है कि उसके पास अपने कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं है। उसके लिए आपने इस बजट में क्या रखा? आपने ये कहा और बड़ी सीना पीट कर कहा जी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया ज़राअत पे। आप रिलीफ देते, आपने कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। फिर उसके बाद रिलीफ अगर दिया तो क्या एक कौमी बीज पॉलिसी तैयार की जाएगी, और वो कौमी बीज पॉलिसी से किस तरीके से ज़राअत इंप्रूव होगी वो साल 2 साल में जाकर बनेगी। फिर आपने कहा कि हम 300 तुलबा को चीन ज़राअत पढ़ने के लिए भेजेंगे, वो 5 साल बाद वापस आएंगे तालीम हासिल करके और फिर हमें मशवरे देंगे कि जी आपने ज़राअत कैसे बेहतर करनी है। तो इस जो मिडिल क्लास है, आपने गाड़ियां उनके लिए महंगी कर दी। जो गरीब जो मिडिल क्लास लोगों की सवारी थी, 700-800 सीसी गाड़ियां, लैंड क्रूजर, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 40 से 50 लाख रुपया 2021 मॉडल की लैंड क्रूजर, ये बजट अगर इसी तरह पास होता है तो वो सस्ती हुई है। आप अंदाजा कीजिए 40 से 50 लाख रुपया लैंड क्रूजर सस्ती हुई है 2021 के मॉडल की, लेकिन एक आम आदमी के, मिडिल क्लास आदमी के इस्तेमाल के लिए 800 सीसी जो सुजुकी ऑल्टो है वो महंगी हो गई है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है। आपने अभी अपने इब्तदाई में जिक्र किया था कि 2.5 रुपए पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर इन्होंने कार्बन लेवी लगाई है। अब उस कार्बन लेवी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जी कि माहौलियाती आलूदगी है और उससे बचने के लिए, और ये अच्छी चीज नहीं है, तो हम 2.5 रुपए कार्बन लेवी इस पे लगा रहे। अगर भाई आपको इतनी एनवायरमेंट की फिक्र है तो फिर आपने सोलर पैनल्स के ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया? 18% लगा दिया। आज मिडिल क्लास आदमी, इस मुल्क का गरीब आदमी, वो क्या कहता है? वो उसके पास अगर 2 झुग्गियां भी है ना, तो वो कहता है कि मैं 2 शीशे लगा लूं। वो इसको सोलर नहीं कहता, वो कहता है मैं 2 शीशे लगा लूं तो मेरा कोई पंखा और बल्ब चल जाए। उसके लिए आपने 18% उसके ऊपर भी टैक्स ठोक दिया। लोगों ने आपकी मिडिल क्लास ने अपने घरों में सोलर लगाए हुए हैं ताकि वो बिजली का जो एक इतना बड़ा बिल आता है कि उसको अफोर्ड कर सके, उसके अंदर कमी आ सके, आपने वो उनके लिए महंगी कर दी। आपने 430 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगा दिए। आपने डिजिटल इकोनॉमी, उसको टैक्स नेट में ले आए, उसके ऊपर टैक्स ठोक दिए। जो हमारे नौजवान है, आप एक तरफ कहते हैं जी कि हमने IT को बड़ा प्रमोट करना है और हम बड़ा एक उड़ान पाकिस्तान, आप डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की एक और चीज है और उसको टैक्स करना एक और चीज है। आपने जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे छोटे मोटे लोग, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी, उनकी आपने तबाही निकाल दी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिक्लाइन में है। और इस सारी सूरत हाल में कामरान भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटेंट होती है, वो नीयत होती है। नीयत का इजहार ये क्या करते हैं कि सदर हाउस, उसका खर्चा बढ़ा देते हैं, जो वजीर आजम हाउस है उसका आप खर्चा बढ़ा दें, आप चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली, वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हम उनको बड़े अरसे से जानते हैं, लेकिन उनको इन तनख्वाहों की जरूरत नहीं है। आप उनकी तनख्वाहें उठाकर 20-20 लाख रुपए के ऊपर लेके 2.5 लाख रुपए से आपने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट कहां है? आप हुक्मरान तबका और 1.5 अरब से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट की। 1.5 अरब रुपए से ज्यादा देखिए तजवीज जी। अभी आप बात कर रहे थे तजवीज है जो ये, हाँ जी, अभी आप बात कर रहे थे ये तरक्याती फंड्स की। तारिक भाई ने कहा कि जी ये अब SDG है, आप नाक को इधर से पकड़ें या हाथ घुमा कर पकड़ें। आपने वो चेंज कर दिया। MNA सेनेटर्स का क्या काम है फंड्स के साथ? ये कानून साज इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स इन पैसों को खर्च करें। और हमें पता है, तारिक भाई को भी पता है, अहमद अवैस साहब को भी पता है कि ये जो फंड्स MNAs और सेनेटर्स को अलॉट होते हैं
उनके लिए मुख्तस किए जाते हैं, इसमें से कितने कमीशन में चले जाते हैं, हमें सब पता है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 6,000 अरब रुपए के कामरान भाई इस बजट के अंदर टैक्स एग्जेम्पशंस रखी गई हैं, 6,000 अरब रुपए की। वो टैक्स एग्जेम्पशंस किन के लिए हैं? कौम को बताया जाए कि ये कौन लोग हैं, कौन से इदारे हैं जिनको 6,000 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आपके पैसे खा रही हैं, वो बीमार इदारे भी नहीं जिन पैसों से आप अवाम को टैक्स में रिलीफ दे सकते हैं, जिनसे आप अस्पताल बना सकते हैं, मुझे जिनसे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपकी बातें सुनते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं जिस बात की। क्विकली अगर आपने कोई एक जुमला और बोलना है बोल दें, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद तारिक साहब को जवाब देने का मौका दूंगा। जी मुस्तफा भाई, कोई देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान में इस वक्त, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे नहीं है। सितंबर में उनका नया सर्वे आना है और ये 50% से ऊपर लोग होंगे, और 50% पाकिस्तानी को सतह गुर्बत से निकालने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। पॉइंट आ गया सर आपका। और ऊपर से आपके पास इखलाकी जवाब भी मौजूद नहीं है हुकूमत में होने का। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी के बजट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पहली दफा जा रहा है, ये बात भी हकीकतन ठीक नहीं है। बजट कानून और आइन के तहत सेनेट को ट्रांसमिट किया जाता है, 14 दिन होते हैं सेनेट के पास कि वो उसके ऊपर अपना मशवरा दे सके। सेनेट की राय मानना जरूरी नहीं है। और इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटीज में बजट जाता है। आपका पॉइंट आ गया। आपकी और अवैध साहब गुफ्तगू सुन के मुझे लगा कि ना इस हुकूमत के पास इखलाकी जवाब है, ना इसकी नीयत ठीक है, ना ये अवाम का दर्द रखती है, एक जालिम शफाक हुकूमत है। और मैं आपको ब्रेक पे जाते हुए एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अच्छा जी, हेल्थ का तो इन्होंने मिनिस्ट्री का बजट कम कर दिया 10 बिलियन, और HEC का जो है इन्होंने कम कर दिया कोई अराउंड, अल्लाह आपका भला करे, 35%। सिर्फ 11 दानिश स्कूलों पर 9.8 बिलियन रुपए देने की तजवीज़ दी गई है। 9.8 बिलियन सिर्फ 11, क्योंकि ये इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है। दानिश स्कूल, 11 दानिश स्कूलों पे सोचें 9.8 बिलियन रुपए, या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पैसा लग रहा है या 11 दानिश स्कूलों पे। ब्रेक लूंगा जी। तारिक फजल साहब, आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो उससे पहले डिस्कशन हुई, आपको अवैध साहब ने बताया कि पॉवर्टी से नीचे, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, उनके लिए कोई कंसर्न नहीं। आपको मुस्तफा खोकर साहब ने बताया अवाम दुश्मन बजट है, ना आप लोगों की नीयत ठीक है अवाम के हक में, ना आप में कोई बेहिसी की एक्सट्रीम है, और आप ना नुमाइंदा हुकूमत है, ना आप लेजिटिमेट हुकूमत है सर। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं, वो भी सुनने जरा। अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं आपके ऊपर, एक तो बजट का तूफान, क्रिटिसिज्म सुनवा दें यार, कट्ठे जवाब दें तारिक साहब। फिर 26वीं तरमीम जो हुई है, ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, इनके पास भी अब कुछ नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे। फिर जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, आपको तो गोलियां भी नहीं मार सकते। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहां से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, बजट की तनकीद और हथियार लेकर आएंगे और ठोकेंगे आपको भाई, और सुरंगे खोद के आ रहे हैं इस वक्त PTI वाले। किस तरह डील करेंगे सारी चीज़ें? चलें, ये अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम में जो बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी बजट के हवाले से, उसमें आपने एक अली अमीन गंडापुर साहब का बयान चलवा के एक लतीफ़ा सुनवा दिया आपके प्रोग्राम में नाज़रीन को, ताकि उन्हें हंसने का एक मौका मिल जाए कि इतनी बेतुकी और लग़व गुफ्तगू वो शायद ही मैंने ज़िंदगी में किसी वज़ीर आला से सुनी हो। बहरहाल ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, अगर ये आएंगे और उसी तरह आने की कोशिश करेंगे कि कानून को हाथ में लें और इस्लामाबाद को दोबारा यरगमाल और फतह करने की कोशिश करेंगे, गोलियां तो नहीं चला देंगे। पटना में आता है वो हर पुलिस के गवर्नमेंट को जरिए आता है। चलो पहली ठीक बात तो ये है। अब आप क्रिटिसिज्म पे आ जाए। मैं कहता हूँ कि ज़राए बहुत होते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो हर गवर्नमेंट के पास होते हैं। मैं सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट को कैपिटल का दिफा करना होता है, हर दौर में करना होता है, और उसके लिए हुकूमत भी और इदारे मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको अर्ज़ कर दूँ ज़िमनन इसी सिलसिले में, कि पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ चुका है, जिस तरफ जा चुका है, और जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, वो भी हालत जंग है। ठीक है, अभी जो है वो फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई। ठीक है, उसमें अगर आप मुल्क में इस तरह का फितना और फसाद और इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उससे निपटने का तरीका भी हमें आता है, क्योंकि इमरान खान का टॉपिक बहुत पीछे चला गया। इस वक्त और मौजूदात पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब क्विकली क्रिटिसिज्म, 1 मिनट आपके पास है, जिससे कैसे बेहिसी और बदनीयती हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी बात यह है, देखें, बात यह है कि
एक होती है विश लिस्ट। मेरे भाई मुस्तफ़ा ने जो बात की है उनकी इन बातों से मैं इस हद तक ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि अगर हमने सैलरीड क्लास को जो हमने उन्हें रिलीफ दिया है उन पर टैक्स कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। विश लिस्ट ये है जी कि ये आप 25% नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक अच्छा उसके बाद बाकी जो बातें उन्होंने की फ़लाँ चीज़ों में ये होनी चाहिए, मैं दोबारा आपको ये बात करता हूँ। खैर उनमें कुछ एग्जेजरेशन भी थी, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे बढ़ा के बयान की हैं जो कि हकीकत से उसका ताल्लुक़ नहीं है। फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस असेंबली में, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पहली दफ़ा आ रहा है। सेनेट में जाता है, वो ठीक कह रहे हैं। फाइनेंस कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी की नेशनल असेंबली पहली दफ़ा आ रहा है। क्विकली चलने में टाइम कम होगी। पॉइंट दूसरी बात, ठीक है, जिन महदूद वसाइल के होते हुए IMF के साथ आप एक मुआहदे में हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तमाम सूरत हाल में पूरी कोशिश की गई है कि हम आवाम को रिलीफ दें, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। आपके प्रोग्राम में ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पूरे पाकिस्तान की चारों सूबों की ज़राअत इसी बजट ने कंट्रोल करनी है, उनकी तालीम इसी बजट ने कंट्रोल करनी है, और उसके साथ साथ उनके भाई बात यह है कि मरकज़ ने इन चीज़ों को सद तक देखना है जितना मरकज़ की जिम्मेदारी है। बाकी आपकी ज़राअत है, आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, उनके इंडिपेंडेंट बजट सूबे बनाते हैं और उससे अवाम को रिलीफ दिया जाता है। वो सारे मामला सूबों के पास हैं जिन्हें मरकज़ अपने हिस्से के मुताबिक जो आईन में दर्ज है उसके मुताबिक हिस्सा देता है। लिहाजा डोंट थिंक जो पैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ इन्हीं से चल रही है, आगे जाने नहीं। बिल्कुल ठीक, आपकी प्रायोरिटीज चल गई पता। अच्छा जी अवैध साहब, इस सवाल पर बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, वो भी बताएं। सर वो इनका इशू नहीं है, वो कह रहे हैं IMF को जब चाहते हैं वायलेट भी कर सकते हैं। पॉवर्टी लाइन की बात मैं अवैध साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, और ये तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है, अवैध साहब आपका पॉइंट आ गया। चैलेंजेस इंटरनेशनल हैं, मान जाए आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से ज्यादा लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर लेके आए। अवैध साहब क्विकली मुझे बताइए कि ये जंग बंदी की जो बातें हो रही, जंग की जो बातें हो रही, ये बात मैं तारिक साहब से एग्री करता हूं। पाकिस्तान आगे जा चुका है और इमरान खान की रेलेवेंस कम हो रही है, इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम खंदकें खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं देखिए, नहीं रेलेवेंस कम नहीं हो रही। सवाल देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जंग की अहमियत अपनी जगह है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सर्वाइवल ये अपनी जगह है। उसके लिए फौज का बजट और सब जगह अपनी। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मिल्क को आप एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट भी क्या आप ऐसा दे सकते हैं कि किसी को आप लाइसेंस दे दें इसी बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट को वो सस्पेंड कर दे, ख़त्म कर दे, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस जुडिशरी का तबाह फेर दे, पाकिस्तान में जो आइन की अहमियत है उसके लिए आप कह रहे हैं निकलना ज़रूरी है आपका, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान देखें, ये बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक आप वो चीज़ें नहीं करेंगे। सर आप अब इमरान खान का केस है भाई, उसको अपील लगाएं, उसके पॉइंट आ गया सर। खोकर साहब पॉलिटिकल सवाल पहले, फिर बजट में बात कर लीजिएगा। डू यू थिंक इमरान खान इज गेटिंग इररिलेवेंट ड्यू टू चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन चुका है, वॉर का, ये वो हालत जंग? देखिए पॉपुलर इमरान खान रेलेवेंट है, इस वजह से रेलेवेंट है तो नहीं। और सर बात तो करने दें जी, बोले मुस्तफा भाई बोले। जी मेरे ख्याल से इररेलेवेंट तो नहीं, लेकिन इस वक्त उन्हें जो फोकस रखना चाहिए उनकी जमात को, अभी जो आपने गुफ्तगू सुनाई अली अमीन साहब की, ये हथियार उठाकर लेकर आना सियासी वर्करों की ये जुबान नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर तहकीक से ये बात साबित है कि वायलेंस इज अ डेटरेंट पब्लिक की पार्टिसिपेशन के लिए। तो पब्लिक इसमें फिर आपकी तहरीक में कैसे पार्टिसिपेट करेगी जब आप पहले ही ऐलान कर देंगे कि वहां पर खून खराबा होगा, गोलियां चलेंगी, हम बंदूकें लेकर आएंगे, तो फिर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आपको इस वक्त वैसे बड़ी माजरत के साथ बड़ी बदमाशों वाली लैंग्वेज यूज की है वजीर आला केपी ने अपने खूबसूरत बालों के साथ कि हम बंदूकें लेके आएंगे और ठोक देंगे। मतलब यार व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये अगर नेशनल चैनल पे हमने कहा होता तो कहते जी पेका लगा दें इन पे, पूछने वाले कोई नहीं भाई पावरफुल लोगों को। जी देखना, इसके ऊपर मैंने हल्का सा आपको शारतन जिक्र किया रिसर्च का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, उन्होंने पिछली सदी की पूरी उठने वाली तहरीकों के ऊपर रिसर्च की है और जो तहरीकें कामयाब हुई हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी
जो पीसफुल तहरीकें थी वो कामयाब हुई हैं। ठीक है, जो भी तहरीक थोड़ी सी भी वायलेंट थी वो नाकाम हो गई। तो ये सियासी पार्टीज को हमारे अपने सब भाई आपको लगता नहीं है कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई है और बजट में हम जितना भी क्रिटिसिज्म कर लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब? डोंट यू थिंक सो? देखिए, स्ट्रांग तो मैं नहीं कहूंगा कि हुए। ऑपोजिशन की बहुत बड़ी नाकामियां हैं, ऑपोजिशन का इकट्ठा ना होना ऑपोजिशन की नाकामी है। अगर ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, एक पेज पर आ जाए, तो इस हुकूमत से जान छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट्स के थ्रू आप इनसे जान छुड़ा सकते हैं। इनकी इखलाकी जवाज नहीं है, दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। लेकिन जिनके पास इखलाकी जवाज नहीं होता उनको रुखसत करना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बड़ा क्विकली मैं क्यों नहीं इखलाकी जवाज? फॉर्म 47 देखे ना, आज अगर ये हुकूमत फॉर्म 47 के नतीजे में ना आई होती तो इसको एहसास होता कि हमने लोगों के पास वापस वोट लेने के लिए जाना है, इसलिए हम इस बजट को अवाम दोस्त बजट बनाए। अभी क्या परवाह है किसी को? किसी पॉलिटिकल पार्टी को परवाह नहीं है। जो हुकूमत में है कि जो मर्जी है बजट ले आए, अवाम पे जितना मर्जी है जुल्म कर सकते हैं, जो टैक्स लगा सकते हैं लगाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे देयर वोट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज के इलेक्शन के दिन आपको रात को रिटर्निंग ऑफिसर आके एक फॉर्म 47 दे देगा और बस उसके बाद आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अवाम के वोट की क्या हैसियत रह गई है? तो हमें जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो चैलेंजेस हैं, अब इलेक्शन डजंट मैटर। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि क्या इलेक्शन के प्रोसेस की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है और कभी रिस्टोर हो सकेगी? ये हमारे अब बड़े चैलेंजेस बन गए। और बड़ा क्विकली जो तारिक भाई बात कर रहे थे कि जी सेहत और जो तालीम है ये अब सूबों के पास है। देखें, हजार अरब रुपए से ऊपर, 1 ट्रिलियन से ऊपर सूबों के पास जा रहा है। कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, अब मुझे एग्जैक्ट वो फिगर्स याद नहीं है, लेकिन दे वेरी हाई फिगर्स कि बलोचिस्तान में 70% ऑफ स्कूल्स उनकी दीवारें नहीं है, 60% ऑफ स्कूल्स उनके अंदर टॉयलेट्स नहीं है। यही हाल सिंध में, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लगाएं। मैं पॉइंट आपका आ गया। 9 बिलियन दे रहे दानिश स्कूलों के लिए, बाकी दुनिया जो है हेल में, और पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए 1 ट्रिलियन भी दे रहे हैं। मजीद बात करने की कोशिश करता हूँ और मजीद ये क्या कुछ कर रहे हैं ब्रेक के बाद। वैसे हुकूमत जिस स्ट्रेंथ के ऊपर है, जो खास स्ट्रेंथ है उनकी, क्या फ़र्क पड़ता है जितने भी टॉक शोज हुकूमत के खिलाफ हो जाएं? क्या फ़र्क पड़ता है? कल तक इजाज़त।